अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देख लेते हैं चैप्टर 4 को ना। इसमें ना वैसे तो बताने के ला वो है नहीं, कोई सिलेक्टिव चीज़ है नहीं, क्योंकि चैप्टर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टॉपिक्स हैं ना हमारे पास, जो पोजीशंस हैं, फंडामेंटल पोजीशंस 4 से 5 पोजीशंस हैं, वो सारी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका मसल वर्क और उसके इफ़ेक्ट्स एंड यूजेस और उसकी जो ये है पोजीशन है, वो सारी चीज़ें हर एक पोजीशन की इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। वो सिर्फ आपसे पूरा का पूरा स्टैंडिंग उठा के पूछ सकते हैं कि हाँ जी आप स्टैंडिंग के एक्सप्लेन करें और उसके इफेक्ट्स एंड यूजेस बताएं, मसल वर्क बताएं। तो स्टैंडिंग और सिटिंग पे तो खैर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। और मतलब आपको ये पूरा लॉन्ग लिखना पड़ता है। ठीक है, आप थ्योरी भी लिखोगे और उसके साथ साथ बेहतर है कि आप इसकी डायग्राम भी बना दोगे। तो मैंने कहा कि ये सारी की सारी पोजीशंस इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन अब आप अगर आप पास पेपर उठा के देखो ना, तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आए हुए हैं। नीलिंग का आ जाता है बाज़-औक़ात, और बाज़-औक़ात सिंपल इफेक्ट्स एंड यूजेस पूछ लिए जाते हैं। और एमसीक्यूज़ तो बहुत बनते हैं। मैं बताती हूँ, एक एमसीक्यू बनता है, ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़, ये वाला। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए भी अब देखो, अब अगर आपने एमसीक्यू के लिए तैयार करना है तो मतलब आपको एक एक लाइन का तो ऑलरेडी अच्छे से पता होना चाहिए। वैसे अगर आप एक एक लाइन का ना भी पता हो ना, कॉन्सेप्ट भी हो ना, तो समझ में आ जाती है। एक तुक्का ही बंदे का अच्छा लग जाता है कि कॉन्सेप्ट है ना अगर आपका, तो आप सही जवाब पे चले ही जाते हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कि आपने इस पूरे चैप्टर को ना घोल के पीना है बस, बाकी इसको जो है ना बढ़ाने वाली बात ही नहीं है। साथ ही मैं बता देती हूँ चैप्टर नंबर, अच्छा ये पेल्विक टिल्ट तो आपका साथ ही हमेशा चलेगा। ये फर्स्ट ईयर में भी आपके साथ है, सेकंड में भी साथ है। ठीक है, काइनी किसी की फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, किसी की सेकंड ईयर में पढ़ाई जाती है, तो वो डिपेंड करता है अगर आप सेमेस्टर वाले हो या ईयर वाले हो। खैर, ये पेल्विक टिल्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डिटेल्ड है। तो अगर आपको वैसे इतना आसानी से ये समझ में नहीं भी आता, किसी को आ भी जाता है, नहीं आता तो यार एफर्ट करो, कोशिश करो, इसको एवं ना छोड़ दो कि नहीं आ रहा तो चलो जान नहीं छूटनी इससे। ठीक है, तो पेल्विक टिल्ट को ना आपने अच्छे से करना है। अभी कर लोगे तो फ़ायदे में रह जाओगे, नहीं तो फिर बाद में तो ख्वारी होनी है। तो ये चैप्टर 4 ना इसमें कुछ छोड़ने वाला है ही नहीं, कुछ सिलेक्टिव बताने वाला है ही नहीं। साथ ही साथ मैं बता देती हूँ चैप्टर 5 का आपको। ठीक है, चैप्टर 5 में ना वॉलंटरी मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सिंपल वाइवाज में ना सिंपल क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जी। फ्री एक्सरसाइज क्या होती है, असिस्टेड एक्सरसाइज क्या होती है, असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज। असिस्टेड एक्सरसाइज और असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज में ना बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मतलब इसका आपने क्लियर करके जाना है। ठीक है, इसको डेफिनेशंस तो एटलीस्ट आपको सही बुक वाली आनी चाहिए ना, बाकी तो चलो फिर भी बंदा अपनी तरफ से लिख देता है अगर कॉन्सेप्ट हो। अगर आपको एवं नहीं लिख देना कि जो आ रहा है बस ठोकते जाओ, ये भी नहीं बात होती। ठीक है, तो उसके बाद मतलब मैंने आपको बता दिया, वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी क्लासिफिकेशन, हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री एक्सरसाइज आ सकती है। दैन टेक्निक्स पूछी जाती हैं, टेक्निक्स बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, ये टेक्निक, अब ये सिर्फ फ्री एक्सरसाइज की टेक्निक नहीं है, सारी एक्सरसाइजेज की अलग से टेक्निक्स हैं, अलग से इफेक्ट्स एंड यूजेस हैं, तो ये पूछे जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा रिपीट होते हैं ना इफेक्ट्स एंड यूजेस किस के पूछे जाते हैं, वो रेजिस्टेड एक्सरसाइज के पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है, अगर आपकी कोई बैड लक चल रही है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो रेजिस्टेड पूछेगा, वो आपसे फ्री का भी पूछ सकता है। ठीक है, वो आपसे दूसरी एक्सरसाइजेज का भी पूछ सकता है। तो ये आपने अपने माइंड में रख लेना है, अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है। तो टेक्निक्स और ये सारे इफेक्ट्स एंड यूजेस ही चल रहे हैं। ठीक है, ये जॉइंट मोबिलिटी, मसल पावर, टोन, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कॉन्फिडेंस, सर्कुलेटरी स्पाइर, ये सारे इसके जो है ना इफेक्ट्स एंड यूजेस ही हैं। इतने सारे चल रहे हैं, काफ़ी सारे, ये काफ़ी लंबे ही हैं। ठीक है, अब इसको ये नहीं कहा कि आप पूरा पढ़ने बैठ जाओ, कॉन्सेप्ट ले लो। ठीक है, और कम से कम इतना तो याद रखो ना कि लिख सको। ठीक है, पूरा बुक तो खैर आपसे कोई भी नहीं मांगता, और ये याद होती भी नहीं है पूरी बुक, एक एक लाइन कोई भी नहीं याद करता और होती भी नहीं है। लेकिन आपको कम से कम पता तो हो ना, या समझ तो हो, एक टॉपिक है, कोई हेडिंग है, आपको लिखने को आ जाती है अगर सेपरेट से, तो कॉन्सेप्ट तो हो। तो इस तरीके से आपने एटलीस्ट पढ़ लेना है। ठीक है, तो फ्री एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद असिस्टेड एक्सरसाइज का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिंसिपल वाइवाज में अक्सर पूछ लेते होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ असिस्टेड एक्सरसाइज क्या है। फिर देखो मैंने आपको कहा था ना कि जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ना, उनके आगे टेक्निक्स होंगी। अब ये इसकी भी टेक्निक्स आई हुई हैं, और टेक्निक्स ना ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। ठीक है, वही स्टार्टिंग पोजीशन आपने बतानी है पेशेंट को, वही पैटर्न ऑफ मूवमेंट बताना है। ठीक है, और फिर वही फिक्सेशन का पॉइंट है, ट्रैक्शन का पॉइंट है, सपोर्ट है, काफ़ी सारे पॉइंट्स ना इसके सेम ही होते हैं। इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है कि भाई तो इतना लंबा चैप्टर है, ये है वो है। लंबा चैप्टर है, लेकिन रिपीटेड बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो रिपीटेड हैं। अगर आप फ्री में ही पढ़ लेते हो, आपको समझ में आ जाती है कि क्या टेक्निक्स हैं, तो आपको आगे असिस्टेड तक आने में तो आसानी हो जाएगी ना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी याद हो चुकी होंगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने देख लेना है
रिपीटिशंस और ये वो, बस ठीक है। असिस्टेड एक्सरसाइजेज तो फिर खैर इतनी सी 4-5 लाइनों का है। फिर आ जाती है हमारे पास रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज, और फिर वही बात, वही प्रिंसिपल्स, वही टेक्निक्स, और ये आ जाते हैं अच्छा अभी तक इसके खैर वही चल रहे हैं, वॉल्यूम एंड फिजियोलॉजी, फिर टेक्निक्स ऑफ द रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज। इन शॉर्ट ये कि ज़्यादा जो है ना, अगर मैं वीडियो को लंबा ना करूँ तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपने टेक्निक सारी अच्छे से करनी है, और इफेक्ट्स एंड यूजेस भी सारे के सारे जो हैं वो आपने अच्छे से करने हैं। ठीक हो गया। देन ये है कि रेजिस्टेंसेज, अच्छा ये वैसे कभी क्वेश्चन आया नहीं है ये वाला कि रेजिस्टेंसेज कौन कौन सी दी जा सकती हैं। ये मैंने लॉन्ग लिखा हुआ है लेकिन कभी भी नहीं आया। फिजियोथेरेपिस्ट, पेशेंट, वेट वगैरह वगैरह। अब लेकिन ये है ना, आपको पता होना चाहिए। मैं हमेशा हर दफ़ा ये आपको ये बात कहती हूँ ना कि आप मेडिकल स्टूडेंट हो, यहाँ पे आए हो, डॉक्टर बन रहे हो, ठीक है, तो अब बोंगा बन के तो नहीं रहना ना। अब ये यहाँ पे अगर छोड़ भी दोगे तो फिर घर में भी कोई पूछ लेता तो फिर क्या कहते हैं भाई, हाँ चने बेच के पड़े हुए हो तुम लोग, तो ये भी नहीं आता आपको, ये भी नहीं पता। तब इस्तियों से बेहतर है कि बंदा अपने आप को प्रिपेयर करके रखे। ठीक है। प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज, अच्छा हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे टाइम पे तो ये काफ़ी शॉर्ट आता था और हमारी टीचर को भी बहुत पसंद था, हमारी मैम को बहुत पसंद था ये क्वेश्चंस, और सुन लेती होती थी। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये जो 3 है ना, डी लोम एंड वाटकिंस एंड जिनोविफ एंड मैक्वीन, ये जो सारी टेक्निक्स हैं ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है। अच्छा चैप्टर खैर काफ़ी चलता जा रहा है, मुझे भी ये नहीं पसंद, लेकिन है आसान। ठीक है, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन ये है इजी। फिर इनवॉलंटरी मूवमेंट में ना आपकी ये ना बेसिक डेफिनेशंस है। ठीक है, ये रिफ्लेक्स मूवमेंट है, और रिफ्लेक्स मूवमेंट तो आपको वैसे भी फिजियो में भी आती है, एनाटमी में भी आती है, तो ये आपने अच्छे से करनी है। ठीक है, ये डायग्राम्स है। उसके बाद फिर आ जाता है ये मतलब डेफिनेशंस हैं, रिफ्लेक्स आर्क, स्ट्रेच रिफ्लेक्स, राइटिंग रिफ्लेक्स, पोस्चर रिफ्लेक्स, ये सारी की सारी ना डेफिनेशंस है। ठीक है, डेफिनेशंस पूछी जाती हैं तो ये आपने ना सारी की सारी जो है ना डेफिनेशंस ही कर लेनी है अच्छी तरह से। और ये फिर इफेक्ट्स एंड यूजेस आ गए हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट के क्या इफेक्ट्स एंड यूजेस हैं, ये भी काफ़ी रिपीट होता है क्वेश्चन, तो आपने ये भी कर लेना है। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर 5 में से था।